दिलाए कि तुम्हारे हाथ में तो तलवार थी। मनवाद जो है मानववाद का शोषण कर रहा है कि अब हमको जरूरत है अपना क्या है गैर क्या। और मनवाद के केवल 10 मतदाता हैं। हम एक जात में 4 संगठन है, 5 संगठन है। हम में वो ताकत है। हमने इतने दिन संघर्ष किया है कि हम एक नया सूरत बना देंगे, अंधेरा दूर। चाबी अपनी मजबूत नहीं करेंगे और सत्ता पर कब्जा नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये मनवादी सरकार है, ये कभी नहीं होने देगी। और जब तक हम एक छतरी के नीचे नहीं आएंगे हमारा काम बनने वाला नहीं है। अगर विचारधारा समान है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब देता है भाई साहब, गुस्सा तो हमें बहुत आया, उसने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया था, लेकिन क्या करें हमारा कोई हाथ खाली नहीं था। दोनों हाथ में तलवार लिए थे और गुस्सा भी आया कि अन्याय हुआ है, लेकिन हाथ खाली नहीं हुआ, इसका बदला नहीं सही। फिर उसने याद दिलाया कि अरे तुम्हारे हाथ में तो तलवार थी, तुमने इसका उपयोग क्यों नहीं किया? अगर इसे चाहते तुम तो इसका माने गर्दन भी उड़ा सकते थे, अन्याय को साफ कर सकते थे। तो ने थोड़ा सोचा और फिर कहा कि इसके बाद हमें थोड़ा याद आया था, लेकिन हमने धर्म ग्रंथों में पढ़ा था, जिस मनवाद की आप बात करते हैं, कि अगर किसी की हत्या हो जाएगी, किसी को चोट लग जाएगी तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, जीवात्मा की हत्या हो जाएगी और तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। इस वजह से मैं उस तलवार का उपयोग। बात यह है कि आपके हाथ में प्रजातंत्र में जो अधिकार है, अगर उसका अधिकार करना नहीं जानेंगे, आया कि किन्हीं कारणों से, प्रलोभनों से, लोभ से उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो आपके रक्षा, आपके हित की रक्षा न संविधान करेगा, न कानून करेगा, न बाबा साहब अम्बेडकर का कोई रास्ता करेगा। हम मनवाद की बात करते हैं, क्यों करते हैं? जितना हम मनु का नारा लेते हैं कि एक मनुवादी खा करके मोटा हो गया, तगड़ा हो गया, काम कुछ नहीं कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है, अन्याय कर रहा है, इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि उस मन मोटे मनवाद को जो मोटा हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो हमारे राशन से मोटा हो रहा है। राशन देना बंद कर दीजिए, मनवाद आपसे अपना। लेकिन वहां हम ही उसको पालते हैं, हम ही उसका विरोध करते हैं, तो ये नहीं चलेगा। हमारे अंदर हम मानववादी हैं, भाषण तो देते हैं कि हम मानववादी हैं। मनवाद जो है मानववाद का शोषण कर रहा है, लेकिन हमारे मानववादी दिल में जब तक मनवाद रहेगा, हमारे दिल से नहीं निकलेगा, तब तक हम उस मनवाद को कमजोर नहीं कर सकते। जरूरत इस बात की है कि हम अपने विचारों से, अपने दिल से उस मनवाद को निकाल दें। मनवाद आपसे आप खत्म हो। बहुत सारे ये आंकड़े दिए गए, ये बात सही है और सब पढ़े लिखे लोग करीब करीब जानते हैं, और इसकी और विस्तार से लोगों को बताने की जरूरत है, ये बात सही है। लेकिन ये हो सकता कैसे? प्रधानमंत्री तो हमारे पिछड़े वर्ग के हैं। अब कौन सा प्रधानमंत्री हमको चाहिए? अब आज वो पिछड़े वर्ग का हमारा प्रधानमंत्री होकर के पिछड़े वर्ग की जातिगत आरक्षण करने के लिए, आरक्षण देने के लिए, गिनती कराने के लिए आज वो तैयार नहीं हो पा रहा। क्यों? उसमें जो है गणित के हिसाब में मत जाइए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, गणित के हिसाब में मत जाइए। फिर तो ये हो जाएगा कि राजमणि पटेल अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो भी क्वेश्चन उठ सकता है कि वो असली कुर्मी नहीं है, नकली कुर्मी है। सवाल उस बात का नहीं है, सवाल भावनाओं का है। मैं आपकी बात को कद कर रहा हूं, जो आप कह रहे हैं मैं मानता हूं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अब हमको जरूरत है अपना क्या है गैर क्या।
अपना क्या है गैर क्या इसका जुनून छोड़िए, दर्द सभी का दर्द है, अब दर्द से रिश्ता जोड़िए, अब दर्द से रिश्ता जोड़िए। अब पहचान करने का तरीका बदलना होगा। अगर असले कुर्मी जात जो जात है, अगर कुर्मी जात में कोई पैदा हुआ है, केवल इस वजह से मत मान लीजिए क्यों हमारा पिछड़े वर्ग का समर्थक है, हमारे पिछड़े वर्ग की अगुवाई करेगा, वही धोखा होगा। पहचान विचारों से करिए, पहचान चरित्र से करिए, पहचान आचरण से करिए कि कोई भी हमारे पिछड़े वर्ग की जात में जन्म लेने वाला, इसकी विचारधारा पिछड़े वर्ग को मदद करने वाली है या नहीं है, पिछड़े वर्ग के दुख और दर्द की पीड़ा इसको है या नहीं है। अगर उसमें पीड़ा है, दर्द है, मददगार है तो उसकी मदद करिए, हमारा पिछड़े वर्ग का है। अगर उसमें ये भाव की कमी है तो उसको भी अपना मत मानिए, इसी में धोखा होता है। इसलिए विचारों से पहचान करिए, चरित्र से पहचान करिए कि हमारा कौन है, पराया कौन है, तब जाकर के हमको मंजिल मिले। आज संविधान ने जो दिया है हमको, वहां भी विचार करिए। पंचायतों का चुनाव होता है, पंचायतों में कोई राजनीतिक पार्टी टिकट नहीं देती, लेकिन कई सैकड़ों उदाहरण हैं जहां पिछड़े वर्ग के 5000 मतदाता हैं और मनवाद के केवल 10 मतदाता हैं, लेकिन सरपंच वो मनवाद वाला बन जाता है। कभी उसमें चिंतन किया है क्या? क्यों बन गया? कहाँ हमारी कमजोरी रह गई है, कहाँ कमी रह गई है? ताकत तो यहाँ हमारे पास है, 90 हम हैं और 90 में 10% वाला कैसे बन रहा है? इस बात को भी हमें सोचना होगा, उस कमी को भी हमें दूर करना होगा। केवल अधिकार मिल जाने से ये अधिकार से काम नहीं बनता, ये मैं निवेदन कर रहा हूँ। उसके लिए जरूरत है संगठन की, और संगठन की जब नदियां अपने अस्तित्व को मिटा देती हैं तभी वो समंदर के रूप में जानी जाती है। आज हम अपने जातियों के मोह को नहीं मिटा पा रहे। हम एक जात में 4 संगठन है, 5 संगठन है। एक संगठन नाराज दूसरे को मिला लेते, दूसरे पार्टी वाले कि हम तो इसके सहयोगी हो गए। तो सवाल ये है कि मैं का जो भाव है वो कैसे मजबूत हो, कैसे नदी अपने अस्तित्व को मिटाए। बिना समंदर का अस्तित्व नहीं बनता, वो हमें मिटाना होगा। और वो अस्तित्व कब मिटेगा? वही मिटेगा जब हमारी अपने आप को हम पहचानेंगे। आज तो मुश्किल ये है कि हम दुनिया को जान लेना चाहते हैं, हम दुनिया को समझ लेना चाहते हैं, हम विज्ञान और साइंस सब कुछ समझ लेना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अपने आप को नहीं समझना पाते, हम अपने आप को नहीं समझना चाहते। ये सबसे बड़ा मुश्किल। सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होगा, हमें अपने आप को जानना होगा, तब जाकर के संगठन बनेगा। और जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, कौन लेगा, कौन अगुवाई करेगा? रास्ते तो भटकाने वाले आएंगे प्रजातंत्र में। कोई कहेगा ये बहुत अच्छा है, कोई कहेगा ये बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा कौन है? इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय हमेशा करता है मुखिया। परिवार की बात होता है तो परिवार के एक मुखिया होता है। उसी तरह ही एक बहुत बड़ा समाज है, इसका भी जब तक मुखिया हम मजबूत नहीं करेंगे, अपना नेता मजबूत नहीं करेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक समाज की ताकत संगठित नहीं होगी। और जब तक समाज की ताकत संगठित नहीं होगी, तब तक हमारा न नेता बन पाएगा, न हमको पूरा हक अधिकार मिल पाएगा। ये मैं निवेदन करना चाहते। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम उस दिशा में भी जागृत करें, प्रयास करें, कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं तो कल होगा निश्चित रूप से, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के समय भी यही था। कौन लड़ा था? 100 साल तक इस देश में आज़ादी की लड़ाई चली, लेकिन सफलता कब मिली? जब तक लोग बंटते रहे जातियों में, क्षेत्र में, भाषा में। इसमें अंग्रेजों को सफलता मिलती रही, तब तक ये देश गुलाम रहा।
लेकिन जब इस देश के लोगों ने पहचाना कि इंसान होने का मतलब केवल पेट भरना नहीं होता है, पेट तो जानवर भी भर लेता है। इंसान का मतलब होता है कुछ उसके अंदर स्वाभिमान और सम्मान होता है। अगर वो स्वाभिमान और सम्मान नहीं है तो जिंदगी जानवर से भी बदतर है। जब उन्होंने अपने स्वाभिमान और सम्मान को पहचान लिया तो वही गरीब, वही मेहनत करने वाले लोग जो सबसे ज्यादा सताए थे, कमजोर थे, वही ताकतवर बन गए और ये देश आजाद हो गया। अंग्रेज जैसी ताकत को जाना। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारा जो चरित्र है, हमारा जो स्वाभिमान और सम्मान है, जिस ताकत के आधार पर हमने अंग्रेजों को भगाया है, आइए हम सब अपने स्वाभिमान और सम्मान की ताकत को पहचान लें और उस ताकत को पहचानने का प्रयास करें। जिस दिन वो ताकत हम पहचान लेंगे, निश्चित रूप से हमारी मंजिल हमें मिल जाएगी। ये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा। और उसके गलत तरीके से बहुत ही कोशिश मत करिए कि कोई ये मान ले कि हमारे हाथ में, राजमणि पटेल के हाथ में जब चाहे परिवर्तन कर देंगे, बदल देंगे। कुछ नहीं होगा, ये तो केवल सिर्फ चिल्ली वाली बात है। न अकेले हम बदल सकते हैं, न आप बदल सकते हैं, न कोई तीसरा बदल सकता है। हमें बदलने के लिए प्रेरणा लेनी पड़ेगी। जैसे आज हमारे समाजों में तो हर जगह होते हैं, कुछ लोग होते हैं बड़ा अंधकार है, अंधेरा है, इस अंधेरे से कौन लड़ेगा, इस अंधेरे को कौन दूर करेगा। कुछ आते हैं कहते हैं घबराओ मत, हम में वो ताकत है, हमने इतने दिन संघर्ष किया है कि हम एक नया सूरज बना देंगे, अंधेरा दूर। कोई बीच में आता है कहता है घबराओ मत, ये अंधेरा दूर होगा। अरे हमने में खुद इतनी ताकत है कि आपके लिए मैं सूरज बन जाऊंगा और सूरज बनकर के अंधेरे को द्वीप दूंगा, आपको प्रकाश दूंगा। इन दोनों भ्रम में मत जाइए। तब एक तीसरा दीपक आता है और वो कहता है संजय समाज के सामने सच्चाई ईमानदारी से कि देखो न हम में सूरज बनने की ताकत है और न हम सूरज बना करके अंधेरे को दूर कर सकते हैं, लेकिन इतना वादा जरूर करते हैं कि ये अंधेरा है, ये कलंक है, इसे दूर होना चाहिए और इसको दूर करने के लिए हम केवल इतना वादा करते हैं कि जितनी हमारी हैसियत है हम तिल तिल जलेंगे, उस अंधेरे से संघर्ष करेंगे। हो सकता है लाखों दीपक तैयार हो जाए और ये अंधेरा दूर हो जाए। आइए उस हम हौसले के साथ में जो जहां है, जिस क्षेत्र में है, हम इस अंधकार से संघर्ष करने के लिए अपने दायित्व का निर्वाह करें, कोशिश करें, प्रयास करें। तो निश्चित रूप से ये जो इस मुल्क का मालिक है, इस देश का गरीब पिछड़ा, निश्चित रूप से इसको मंजिल मिलेगी और इसको जब मंजिल मिलेगी तभी एक नया भारत, एक आदर्श भारत, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत, गांधी के सपनों का भारत बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल की कामना के साथ धन्यवाद। सांसद महोदय का आपके ओजस्वी भाषण से सभी ऊर्जावान हो गए और कह सकते हैं कि हम 90% के लोग 7000 जातियों में बटे हैं। दिक्कत तो ये है कि हम सभी अपने जाति के लोग अपने अपने संस्था बना करके बैठे हैं। हिंदुस्तान वो इज्जतों का चादर है, उन जातियों के साथ वो धागे लगे हुए हैं उस इज्जतदार चादर में। आप खुद एक जाति, एक संस्था बनाकर निकाल लेते हैं, यादव महासभा, पटेल महासभा, गुज्जर महासभा, सब अपने अपने मतलब से वो धागे तो निकाल लेते हैं, लेकिन कभी साहब आपने सोचा है कि उस चादर का क्या होगा? उस चादर का इज्जत तार तार होता है। इसीलिए WTP ये सोच बैठी है कि हिंदुस्तान के जितने भी 90% के लोग हैं, चाहे लाखों संस्था में बटे हैं, जितनी भी जातियों में बटे हैं, और सबको एक करके 2 साल के अंदर हम इस जो सरकार है उसको हिलाने का प्रयास करेंगे और इनके खिलाफ मोर्चा खोलने का हम प्रयास करेंगे। सभी आप एक तो होइए। हम वादा करते हैं WTP के साथ और भी संस्था हम वादा करते हैं कि हम 90% एक होंगे और एक छतरी के नीचे जिस दिन आ जाएंगे, आपका प्रधानमंत्री भी होगा और जन्म जन्मांतर तक आपका हिंदुस्तान भी होगा। जो चर्चाएं चल रही हैं
अभी हमारे माननीय सांसद जी ने बड़ी विस्तार से अपनी बात को रखने का काम उन्होंने किया है कि हम सभी लोगों का जो उद्देश्य है, किस तरीके से जो इस संगठन का उद्देश्य है कि हम सभी लोगों को एक होना है और हम सभी लोग आज यहाँ पर तमाम, चाहे वो पिछड़ा हुआ वर्ग हो, दलित शोषित समाज हो, अल्पसंख्यक हो, तमाम ऐसे साथीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी लोगों का उद्देश्य आज इस मंच के माध्यम से हम लोग बोलते हैं कि हम सभी लोग एक हैं, लेकिन अभी हमारे संचालक महोदय ने अपनी बात को रखने का काम कर रहे थे कि लेकिन मंच पर हम सभी लोग बात करते, उन लोगों के भी चाहते सब एक हैं लगभग, लेकिन आज माननीय अटल बिहारी, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का भाषण अभी बीच में हुआ था, उनको लिख करके दिया जाता है, तब वो बोलने का काम करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि सरकार जो कहती है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। तो आज जिस तरीके से ये प्रजातंत्र या जो सरकारें हमारे बीच में आपकी चल रही हैं, आज हम सभी लोगों का जो हक है जो मारा जा रहा है, चाहे वो नौकरी के माध्यम से, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से, तमाम ऐसी परिस्थितियां जो पिछाड़ने का काम कर रही हैं, अगर उससे आप सभी लोगों को निजात पाना है, तभी संचालक महोदय ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जब तक आप राजनीतिक चाबी अपनी मजबूत नहीं करेंगे और सत्ता पर कब्जा नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बातें उभर करके आती हैं। मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि आज शिक्षा के मामले में तमाम हमारे भाई लोग बैठे हैं, तमाम विभिन्न पदों पर विराजमान हैं, लेकिन जिस तरीके से आपकी संख्या है उस पर हम सभी लोग नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसा क्या कारण है? आपकी पढ़ाई कमज़ोर नहीं है, शिक्षा के मामले में हम कमज़ोर नहीं हैं, उसके बावजूद भी पिछाड़े जाते हैं। आज नई नई नीतियाँ जो सरकार लेकर के आ रही है, आज हमारे बीच में जिस तरीके से तमाम लुभावने भाषण दिए जाते हैं कि हम सभी तमाम लोगों को यह प्रस्तावित किया जाता है कि आपको आने वाले समय में लगभग 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। आज की नौकरी कहाँ चली जाती है? जब सत्ता में आ जाते हैं तो जो चाहे हमारे गरीब समाज के लोग हों, चाहे वो सामान्य वर्ग के लोग हों, जिस तरीके से अभी आरक्षण लागू हुआ है, तमाम 10% जो आरक्षण केंद्र सरकार ने लागू किया है अपने मनमानी तरीके से, और आज हम सभी लोग विपक्ष में रहने के बाद मैं तो बहुजन समाज पार्टी से राजनीति करता हूँ और पहली बार सांसद बना, लेकिन आज तमाम जो आज भाई किसान हैं, आप देखिए हम सभी लोग किसान के बेटे हैं, आज किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। तमाम विरोधी पार्टियां लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम लोग 5 घंटे का समय मांगते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय से समय नहीं मिल रहा है, अभी भी लोकसभा का बहिष्कार हो रहा है। मैं इस तरीके से आप सभी लोगों से अपील करूंगा, और हमारे बीच में तमाम जो इस कार्यक्रम को हर साल हमें उम्मीद अभी 10 दिन के बाद भी ये कार्यक्रम फिर चलेगा, फिर मीटिंग होने वाली है, तो उस पर हम सभी लोगों को जो हमारी आपकी जिम्मेदारियां हैं उस पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि मुझे जाना भी है। मैंने थोड़े से शब्दों के साथ आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी पर ध्यान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा चंद्रा शहरी विकास मंत्रालय में कार्यरत हूँ और प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हूँ। तो जो आज की चर्चा है हमारी कि जातीय जनगणना और रोस्टर, उससे मैं भली बात हूँ, और सभी लोग पता है सभी को कि ये जो जातीय जनगणना है जो होनी चाहिए, लेकिन ये मनुवादी सरकार है, ये कभी नहीं होने देगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा बताऊंगी, और वो जो मैं बताऊंगी वो बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि हम लोग अभी भी देखो, ये हमारे करीबन 20 संगठन है जो हम लोग सारे साथ आए हैं। तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि आज WTP की मीटिंग में कि इतने सारे संगठन साथ में आए हैं। उसके लिए भी तालियां हो जाएं कि हम लोग कम से कम सारे संगठन एक साथ तो आ रहे हैं। तो हमें सभी को जितने भी संगठन बने हुए हैं, चाहे वो जातिगत को हों, कैसे भी संगठन बना रखे हों, चाहे शिक्षा के माध्यम से बना रखे हों, हम सबको एक ना एक दिन एक छतरी के नीचे आना ही होगा।
और जब तक हम एक छतरी के नीचे नहीं आएंगे हमारा काम बनने वाला नहीं है। चाहे भले ही आप किसी भी जाति का संगठन चला लीजिए तो ये काम नहीं होने वाला। कितने भी हम लेक्चर दे दें, कितने भी भाषण दे दें, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो एक पैगाम संस्था है जो सबसे पहले 1 नंबर पे लिखी हुई है, तो मैं उसमें काम करती हूँ। लेकिन हम WTP और जितने भी संगठन हैं हम सभी के साथ हैं। हम साथ हैं विचारधारा से। अगर विचारधारा समान है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी संगठन में काम कर सकते हैं। अब काम हमें क्या करना है? अभी सभी ने करीबन 20 से ज़्यादा वक्ताओं ने एक ही बात कही है, संगठित होना है। हमें संगठित कैसे होना है? संगठित हमें होना है जब तक हम जमीन पे काम नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं वो तो काम कर रहे हैं तभी आए हैं। लेकिन जो लोग अभी घरों में बैठे हैं, जो यहाँ नहीं आए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ और आप लोगों को भी कि आप लोग घर घर जाके सभी को बताओ कि हमें संगठित होना है और जमीन पे काम करना है। और क्या करना है? विचारधारा जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, बाबा साहब की है, सावित्रीबाई फुले की है, ज्योतिबा की है, पेरियार जी की है, संत रविदास, संत कबीरदास, उन्होंने सामाजिक काम किया है। उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया है? सामाजिक काम। पहले हमें सामाजिक काम करना है। जब तक लोगों तक सामाजिक शिक्षा नहीं पहुंचेगी हमारा काम नहीं होगा। क्योंकि हम भले कि अभी मेरे एक साथी ने बोला है कि महिलाएं पूजा पाठ करती हैं, उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उन तक सामाजिक शिक्षा पहुंची नहीं है, उन्होंने महापुरुषों को पढ़ा ही नहीं है। तो ज्योतिबा फुले तो 1946 में एक किताब लिखे गए हैं गुलामगिरी, उसको पढ़िए, गुलामगिरी। और बाबा साहब ने किताब लिखी है, जो बाबा साहब की स्पीच थी जो लाहौर में देनी थी, वो स्पीच उनकी नहीं हो पाई किसी कारणवश, तो उन्होंने उसकी पत्रिका बना के छापी। उस किताब को पढ़ो, जाति का विनाश। मेरे को बड़ा दुख होता है कि मेरे भाई यहाँ पर बोलते हैं कि मैं यादव हूँ, मैं तेली हूँ, मैं कुर्मी हूँ। प्लीज़, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज़ ये कहना बंद कर दीजिए। ब्राह्मणों तो एक बार जातियाँ बनाइए, आप क्यों इन जातियों को ढो रहे हो? आप कहो मैं मानव हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं सिर्फ इंसान हूँ। जातियों को मत दो। जब तक जाति में बटे रहोगे हमारा काम होने वाला नहीं है। सबसे पहले कोई कितना भी आपसे पूछे, भाई मैं इंसान हूँ और इंसानियत ही मेरा धर्म है, तो मुझे जातियों से सबसे बाहर आओ। उन्होंने तुम्हें, ये हमारे व्यापार थे, ये जातियाँ नहीं थी भाई। कोई तो दूध निकालेगा, कोई तो गाय चराएगा, कोई तो जूते बनाएगा, कोई तो सफाई करेगा, कोई तो बाल काटेगा। तो कहने करते ये हमारे काम धंधे थे। काम धंधों को मनुवादियों ने अपने फायदे के लिए हमें जातियों में बांट दिया और बड़े गर्व से हम बोलते हैं कि मेरी ये जाति है। हमारी कोई जाति नहीं, हम इंसान हैं। जब व्यक्ति पैदा होता है तो वो इंसान होता है। तो मेरी सब भाइयों से बस यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले ये जाति का विनाश किताब पढ़िए जो बाबा साहब ने उस समय लिखी थी। तो क्यों ना हम किताबों को पढ़ें पहले? जब किताबों को पढ़ेंगे तो हमारे जो ये दृष्टि है ये बिल्कुल बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी। तो हमें पहले सोच बदलनी है, क्योंकि हम कितना भी कर लें जब तक सोच नहीं बदलेगी, हम जितनी भी कोशिश कर लें, और सोच कैसे बदलेगी? हमें घर घर जाके बताना होगा, माँओं को, बहनों को, बच्चों को। और आज के बच्चों को ज़्यादा बताना है। हम आरक्षण की बात करते हैं, इस पीढ़ी को आरक्षण मिल गया, आने वाली पीढ़ी को कोई आरक्षण मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये ठेकेदारी प्रथा लिखी हुई है। जब ये ठेकेदारी प्रथा कर रहे हैं तो आरक्षण कहाँ रहेगा? तो हमें पहले संगठित हो जाओ, पहले 90 बन जाओ। जब 90 बन जाओगे तो हमारा काम हो जाएगा। हमें 90 बनना है। क्या बनना है? 90 बनना है। हमें एक होना है, संगठित होना है। थैंक यू वेरी मच। कोई गलती हो क्षमा करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।